आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक में बात करूंगा बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस, सेंसिटिव, इम्पॉर्टेंट, इफ़ेक्टिव टॉपिक है। पूरी दुनिया को इसने प्रभावित किया, या तो कहिए पूरे विश्व को हिला दिया। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज वो टॉपिक आप लोग देखिएगा। इस टॉपिक ने पूरे विश्व को हिला दिया, पूरी दुनिया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, सारी वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया। तो बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन मैं गंभीर चीज़ों में भी थोड़ा सा जो है उसको उतना भी गंभीर नहीं बनाना चाहता हूँ कि जो वो है उसके बोझ तले हम दब जाएं। चूँकि देखेंगे जो मैं टॉपिक बताऊँगा, इसमें इसके जो फादर हैं या राइटर हैं या प्रोपेगेटर हैं या इन्वेंटर हैं, उन लोगों ने भी इस गंभीर मुद्दे को हल्का करने की कोशिश की है। क्योंकि चीज़ें कभी कभी इतनी भारी हो जाती हैं कि इसको ढोया नहीं जा सकता। जैसे कुकर होता है, उसमें सीटी लगाई जाती है। जब ज़्यादा वेपर बन जाती है तो सीटी ऊपर उठती है और वेपर निकल जाती है, भाप, और नहीं तो कुकर फट जाता है। उसको सेफ्टी जोन भी कह सकते हैं। तो इस गंभीर टॉपिक का नाम जो है एग्जिस्टेंटलिज्म, या कहिए अस्तित्ववाद। हमारी एग्जिस्टेंस उसी वर्ड से आया है, एग्जिस्टेंटलिज्म, अस्तित्ववाद। ये शब्द आया कहाँ है, मैं उसको आपको जड़ से बताऊंगा, जड़ से एकदम, इससे नीचे फिर कुछ नहीं है। अब देखिए, वीडियो लंबी हो चाहे थोड़ा सा कोशिश हो सकती है मतलब बैलेंस करने की, लेकिन ये है कि इतनी गहरी बात है। तो चूँकि जो है, और मैं कई दिन से इस पे सोच रहा था, पढ़ने के बाद इस पे बात किया जाए। तो इसमें हम बात करेंगे पहले जिन्होंने इस शब्द को लाया है, उनकी बायोग्राफी देखेंगे और कैसे ये शब्द आया। पहले हम बात करेंगे फ्रेंच काफ्का की। फ्रेंच काफ्का ने इस शब्द से हम लोगों को परिचय कराया, या यह सिद्धांत दिया, और मात्र 40 साल 11 महीने की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कहा गया। बड़ी विषम परिस्थितियों में और जीवन की बहुत कठोरतम संघर्ष झेले। अभी उनकी लाइफ में पढ़ाऊंगा, बायोग्राफी बताऊंगा, आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। आप खुद महसूस करिएगा, मैंने महसूस किया था। मतलब वो जितनी क्रिएशन किए थे, वो उनके अंदर क्या डर छिपा था, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, समझिएगा आप लोग, कि उन्होंने उसको जो अपनी क्रिएशन को कभी प्रिंट कराने की या पब्लिश कराने के लिए सोचा तक नहीं था। अपने दोस्त से कह दिया था कि मेरे ना रहने के बाद मेरी सारी क्रिएशन को आग लगा देना। लेकिन उनके दोस्त ने समझदारी दिखाई और दोस्त के लिए काम किया और उनको पब्लिश कराया, और फिर वर्ल्ड लेवल की क्रिएशन हुई। चाहे आप द ट्रायल की बात कीजिए, चाहे मेटामॉर्फोसिस की बात कीजिए, चाहे द कैसल की बात करिए, डिटेल में इन सब को बात करेंगे। दुनिया में आग लगा दिया उनके क्रिएशन ने। फिर हम बात करेंगे अल्बर्ट कैमू की, जो इनसे छोटे थे। उन्होंने इनके विचारों में आगे किया। फ्रेंच काफ्का ने अस्तित्ववाद, एक क्वेश्चन छोड़ के गए कि अस्तित्ववाद को तो उन्हें बहुत बढ़िया डिफाइन किया, बहुत अच्छे से, लेकिन अस्तित्ववाद से कैसे निपटा जाए, इसको उनके बाद अल्बर्ट कैमू ने इस पे काम किया। और फिर उसी से एब्सर्डिटी जिसको लोग कहते हैं हिंदी में वर्ड है बेतुकापन। सबका महत्व होता है,
अगर काले का है तो गोरे का भी है, गोरे का है तो काले का भी है। जैसे ब्लैक बोर्ड अगर काला ना रहे तो फिर पीले ब्लैक बोर्ड या फिर नीले ब्लैक बोर्ड पे चाक पे उतनी चमक नहीं आएगी। तो हर चीज़ का अस्तित्व है, हर चीज़ की वैल्यू है। तो जो एब्सर्डिटी वर्ड है उसका भी बहुत महत्व है, ठीक है ना। तो हम लोग इस पे बहुत गहराई से बात करते हैं। पहले देखते हैं, देखिए मैं उनकी बायोग्राफी बताऊंगा फ्रेंच काफ्का की। फ्रेंच काफ्का का जन्म जो है जर्मनी के प्राग में हुआ था 1883 3 जुलाई। मैंने डायरी में नोट किया है, मैं फैक्ट्स चुकी है तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो 1883 को फ्रेंच काफ्का की बर्थ हुई थी। इनके पिताजी कठोर सफल व्यवसायी थे, मतलब पैसा अच्छा कमाए थे, लेकिन बहुत कठोर थे। कठोर के साथ बहुत गुस्सैल थे। और इनके पिता ने कभी फ्रेंच काफ्का को समझा नहीं। हालांकि वो परिवार में जो है अपने हिसाब से ही सबको चलाना चाहते थे, एकदम डिक्टेटरशिप, जो कि ये नेगेटिव है। जर्मनी में ही डिक्टेटरशिप के बारे में आप जान ही चुके हैं, जिसने सबका विनाश किया। तो इनके पिताजी ने इनको कभी समझने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद हम आते हैं अल्बर्ट कैमू के जीवन पे आएंगे। अल्बर्ट कैमू इनसे छोटे थे हालांकि उम्र में, और अल्बर्ट कैमू का जन्म फ्रांस के अल्जीरिया में हुआ था। और अल्बर्ट कैमू को नोबेल प्राइज़ मिला था 1957 में लिटरेचर के लिए। उनकी सारी रचनाएं हैं। उनकी एक रचना बड़ी फेमस है, मिथ ऑफ सिसिफस। मिथ माने जो हमारी मिथ होती है, झूठी कल्पनाएं होती, सिसिफस, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा, सिसिफस एक कैरेक्टर रहता है, उसको एक काम दे दिया जाता है कि पत्थर को तुम धकेलो, मतलब चढ़ाओ ऐसे स्लैंड पे, ऐसे तिरछा पे, और फिर पत्थर नीचे आए फिर तुम चढ़ाओ। यही काम तुम्हारा जीवन भर है। इसका कुछ अर्थ अनर्थ नहीं है। लेकिन अल्बर्ट कैमू ने दिखाया है कि अस्तित्वहीन काम को भी अस्तित्व में कैसे बदला जाता है और एंजॉय किया जाता है। तो इन्होंने फ्रेंच काफ्का की जो थियरी थी अस्तित्ववाद, उसमें जो समस्याएं थीं, कैसे अस्तित्व को बनाया जाए, इसको इन्होंने सॉल्व किया था। जो ये इनकी क्रिएशन थी मिथ ऑफ सिसिफस, ठीक है। अब बात करें अगर हम फ्रेंच काफ्का की, तो इनकी बर्थ जो है मैं बताया अभी 1883 में हुई थी और 1906 में ये एक्सपायर हो गए थे। 40 वर्ष 11 महीने। और इन्होंने अपने दोस्त से अपने क्रिएशन को जलाने की बात कही थी, लेकिन उनके दोस्त ने दोस्त का फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी लॉजिक लगाया और सारी किताबों को पब्लिश कराया। और फिर मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल ऐसी महान कृतियाँ से दुनिया परिचित हुई। और वास्तव में अगर ये चीज़ें पहले पब्लिश होती तो काफ्का को तो नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिलना चाहिए था। फ़िलहाल कुछ लोग इतने बड़े होते हैं जो कि उनके लिए अवार्ड उतना मायने नहीं रखता है, वो लोग अवार्ड से बड़े होते हैं, उनके नाम पे अवार्ड दिया जाना चाहिए। फ्रेंच काफ्का की आप लोग देखिए बायोग्राफी, वास्तव में क्या है, किसी अवार्ड से बहुत बड़ी चीज़ है। और बात करें अल्बर्ट कैमू की, तो इनकी जो बर्थ है 1913 में है। ये इनकी जो डेथ हुई थी ये 46 साल की उम्र में हुई थी। तो अल्बर्ट कैमू जो हैं फ्रेंच काफ्का से 30 साल जो है छोटे हुए, 83 और 2013, 30 साल छोटे हुए। और इन्होंने फ्रेंच काफ्का की प्रश्नों का उत्तर दिया। जो ये एग्जिस्टेंटलिज्म, अस्तित्ववाद पे क्वेश्चन बना गए थे कि अस्तित्ववाद को जो समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए
फ्रेंच काफ्का ने एक बहुत अच्छा, मतलब अच्छा क्या है, एक वर्ड दिया है जो वर्ड फेमस है, उसको मैं डिस्कस कर लूँ। क्योंकि आजकल हमारे समाज में, सोसाइटी में वो शब्द तो हर जगह दिखता है, हर जगह लगभग दिख रहा है, और ये जो दौर है इसमें तो बहुत ही दिख रहा है। अब देखिए शब्द क्या है, क्योंकि ये जर्मनी में था तो इसको इन्होंने, इनके नाम से ही शब्द बन गया है, इतना बड़ा व्यक्तित्व, काफ्केज़म। काफ्केज़म, KAFKAESKU, फिर देखिएगा KAFKAESQUE, काफ्किज़म, काफ्केज। ये शब्द है कि सबका मीनिंग ये हुआ, ऐसी व्यवस्था, ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या सिस्टम, ऐसा जटिल जो दिखाई ना दे, मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो, ट्रांसपेरेंसी तो दूर दूर हो, उसमें ओपैक हो। ओपैक का क्या मतलब, जैसे ईंटा होता है, ईंटा से हम देख नहीं सकते, दीवार ओपैक होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, शीशा जिससे हम देख सकते हैं आर पार। एक वर्ड होता है ट्रांसलूसेंट, तो यहाँ पे ओपैक है, कुछ नहीं दिखाई दे। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सब कुछ कालिमा में छिपा हुआ है, कालेपन में। और वहाँ पे जो है ऐसे सिस्टम में लॉजिक जो होती है, लॉजिक आप वहाँ पे लगाएंगे, लॉजिक तो इनकम्प्रीहेंसिबल होती है। इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसा सिस्टम जो अंधेरों से जकड़ा हुआ हो, ओपैक हो, जहाँ कुछ दिखाई ना दे, और अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको इनकम्प्रीहेंसिबल की फीलिंग होगी, मतलब आपकी लॉजिक फेल हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो व्यक्ति जिम्मेदार है उस समस्या को क्रिएट करने के लिए, वो पता नहीं चलेगा व्यक्ति कौन है, इसने समस्या क्रिएट की। ये तो पता चलेगा कि किसने डिसीजन लिया है। डिसीजन, लेकिन डिसीजन पता चलेगा, डिसीजन क्या है, हमको काम ये करना है, लेकिन डिसीजन मेकर का यहाँ पे पता नहीं रहेगा। मतलब डिसीजन किसने लिया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यही क्लियर नहीं रहता है। तो एक आदमी अपने वो इतना उलझा हुआ महसूस करता है, और रास्ता तो बताया जाएगा, लेकिन वही रास्ता जाते जाते फिर पता चलेगा एक रास्ता आगे और बंद है। मतलब एक रास्ता आपको दिखाया जाएगा, और फिर जब उस रास्ते से आप जाएंगे, सोचें समस्याओं का सॉल्व हो जाए, तो पता चलेगा एक रास्ता और मिल गया, वो बंद है, अनलॉक्ड है। मतलब आप सिस्टम में उलझे हुए रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें। जैसे अगर बात करें, कहीं कहीं गए आप किसी काम से, और कोई कहा कि यहाँ चले जाइए, फिर जहाँ गए उस व्यक्ति के पास, फिर उसने कहा यहाँ चले जाइए, फिर तीसरे ने कहा फिर पहले वाले के पास चले जाइए, पहले ने कहा फिर दूसरे के पास चले जाइए। ऐसे घूमते 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 पूरा आपका दिन बीत गया, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप इसमें उलझे रहे। कुछ देर बाद क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इन सारी चीज़ों को फ्रेंच काफ्का ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था। उनकी बायोग्राफी बहुत डिटेल से पढ़ने लायक है, बहुत डिटेल से। तो उन्होंने दिया, यही से सोचा कि जब हम लोग को इधर से उधर इनकी उनकी करना है, सुनना, और काम जीरो हो रहा है, तो हमारा क्या अस्तित्व है, हम दुनिया में कैसे जिए। उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है, आप देखिए मेटामॉर्फोसिस, कैसे एक कॉकरोच का अस्तित्व, किसी ने सेब खा के फेंक दिया, मर गया, कोई अस्तित्व नहीं। तो मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बार बार यही प्रश्न जो है फ्रेंच काफ्का पूछते थे। फिर जब अल्बर्ट कैमू आए, उन्होंने इस पर सुधार किया, उन्होंने दिया इसका सलूशन कि रही अस्तित्व की बात, तो वास्तव में दुनिया में जटिलताएं तो बहुत हैं। जैसे मैंने कहा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ओपैक सिस्टम, कोई जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति नहीं,
डिसीजन तो बहुत है, लेकिन डिसीजन मेकर कौन है पता नहीं, क्योंकि अगर डिसीजन मेकर पता होगा तो आप तुरंत उसको जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन चलने के बाद हर रास्ता बंद है, फिर नया रास्ता जाओ, मतलब आप जो है निकल नहीं सकते, उलझे रहिए। तो अल्बर्ट कैमू ने कहा ठीक है, रास्ता नहीं है, काफ्किज़म है और यहाँ पे जकड़न है, जाल है, तो कुछ नहीं, सब लोग इंजॉय तो हम भी इंजॉय, मौज करो, मौज करेंगे, है ना, बस वही लाइनें कहेंगे। तो हाँ, तो मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं। मैं बात कर रहा था आप लोगों से फ्रेंच काफ्का और अल्बर्ट कैमू के अस्तित्ववाद के सिद्धांत पे। फ्रेंच काफ्का ने अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया, काफ्किज़म के बारे में बताया, और उन्होंने अस्तित्ववाद को एक होपलेसनेस, निराशावाद के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं अल्बर्ट कैमू ने उसको एब्सर्डिटी वर्ड जोड़ के कहा ठीक है, नहीं अस्तित्व तो ठीक है, फिर एंजॉय करो, लाइफ मस्त है, मौज करेंगे, अस्तित्व क्या है, ठीक है, जो भी दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमको दूसरे की जो कृपा पे अपना अस्तित्व नहीं ढूंढना है, मौज करेंगे, एब्सर्डिटी, मतलब जहाँ जाएंगे जो भी बात होगी, चाहे उल्टी, चाहे सीधी, चाहे दाएं, चाहे बाएं, उसी में हम भी ही करेंगे, यही तो एब्सर्डिटी है। लेकिन हर व्यक्ति एक नेचर का नहीं होता ना, क्योंकि ये बहुत गंभीर थे, काफ्का बहुत गंभीर थे, और कैमू का जो है नेचर तो उतना गंभीर नहीं था। इन्होंने एब्सर्डिटी वर्ड दिया, मौज करेंगे, और हर आदमी चौराहे पे मौज करेंगे नहीं कह सकता, यही दोनों में अंतर था। तो वास्तव में हम लोग को फ्रेंच काफ्का के रेडी रहना है, जो इतनी सारी समस्याओं को झेला, उनका जीवनी पढ़िएगा आप लोग और सिद्धांत देखिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि फ्रेंच काफ्का, कैमू, इन लोग के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हमसे कोई कहे कि रूम नंबर 12 में चले जाइए, किसी काम से गए, फिर रूम नंबर 12 वाला बोले 17 में चले जाइए, फिर 17 वाला बोले 12 में चले जाइए, 12 वाला बोले 18 में चले जाइए, 18 वाला बोले 19 में चले, 19 वाला बोले फिर 12 में जाइए, काउंटर साइन होगी, फिर 12 वाला बोला 27 में जाइए, वेरिफिकेशन होगा, और आप उलझे रहे, पूरा दिन भर आपका काम नहीं हुआ, आप परेशान हुए, फ्रस्ट्रेशन हुए, डिप्रेशन में चले गए, मेंटली टॉर्चर हुए, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और कुल मिला के फिर अवसाद का शिकार हो जाएंगे, और फिर आपके अंदर एक फियर आ जाएगा, एलिनेशन आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हमें एक कड़ा जवाब देना है। अगर हम कड़ा जवाब नहीं दे पाए तो फ्रेंच काफ्का, अल्बर्ट कैमू के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देता। अगर हमको उनको सैल्यूट करना है, हैट्स ऑफ कहना है, तो हमको ये जो 12 में चले जाओ, कमरा नंबर 18 में चले जाओ, फिर 18 में आओ, फिर 16 में चले जाओ, दिन भर इसी में उलझाए जो सिस्टम रहता है काफ्किज़म के अनुसार, इसको तो हमको चैलेंज करना है, ठीक है। ये लाइन ना फेमस है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ। गजानन माधव मुक्तिबोध की लाइनें हैं, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, और तोड़ने होंगे गढ़ और मठ। लोगों ने इतना चैलेंज महसूस किया, तो फेस किया, तोड़ा, चाहे काफ्का हो चाहे कैमू हो, हम लोग की भी कुछ न कुछ योगदान चाहिए, नहीं तो सिर्फ वही है, कमाया किसी ने, मजा कोई और लिया, तो ये चीज़ सही नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।